ये कच्चे तेल ने जो अचानक से छलांग मारी है, इसी का असर हमें शायद रुपए पर भी नज़र आ रहा है। और रुपया हम देख रहे हैं किस तरह से एकदम से सीधे इसने जो अब 83 को छूने की तरफ ये जाता हुआ दिख रहा है। मतलब 8250 के आसपास रहेगा, वहाँ तक जाएगा, ये सब चीज़ें तो हमने पहले डिस्कस की थी। अब ये उसके ऊपर निकलता हुआ अगर दिख रहा है, तो क्या ये हमारे लिए ज़्यादा चिंता की बात है, या जैसे-जैसे क्रूड थोड़ा-सा सॉफ्ट होगा, ये रुपया भी वापस उस रेंज के अंदर आ जाएगा, मतलब 80 से 82, 82-50 उस रेंज के अंदर वापस लौट आएगा? ये लास्ट डिस्कशन हमारा यही था कि डॉलर इंडेक्स को 111 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, तभी रूपी डॉलर का 80 के नीचे एप्रिशिएट होने का रूपी का चांसेस रहेगा। $100 111 के नीचे एक दिन क्लोज हुआ, दूसरे दिन 111 के ऊपर 110 छू के जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था वहाँ के बाद वापस आ गया और फिर वहाँ से इसने बेस बना लिया है फिर से अपसाइड का। तो जो स्ट्रेंथ थी वो वेन नहीं हुई। स्ट्रेंथ वेन नहीं हुई है। इधर में जहाँ तक मैंने यील्ड देखा है उसने भी अपना बेस बना लिया है, यूएस 10 ईयर्स ट्रेज़री ने यील्ड अपना बेस बना लिया है और फिर से वो 4.25 की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर 4 एंड क्वार्टर परसेंट आपको यूएस ट्रेज़री में रिटर्न मिलेगा, उनके लिए ड्रीम रिटर्न होगा विदाउट एनी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो 4 एंड 4 पॉइंट क्वार्टर परसेंट इधर में 7% क्यों उतनी माथाफोड़ी करेंगे जब उनको 10% का 6-7% का फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आ सकता है। आराम से वहाँ पे कमाएँगे। तो यील्ड कंट्रोल होना होगा, ऑयल कंट्रोल होना होगा। तभी जाके डॉलर इंडेक्स कंट्रोल होगा बिकॉज़ यील्ड कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए करेंसीज़ आउट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ मूव कर रही हैं। 2 तरह से करेंसीज़ होती हैं। देखिए बिकवाली होती है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। रीड ये करना होता है कि बिकवाली हो कि पैसा कंट्री में ही है या कंट्री से बाहर जा रहा है। फ़र्क ये होता है कि अगर बेच के पैसा कंट्री में ही है तो वो प्लाउबैक तुरंत हो सकता है। लेकिन अगर कंट्री से पैसा बाहर निकल जाता है जिसमें करेंसी डेप्रिशिएट भी कर रही है तो वो पैसा तुरंत आने का वक़्त नहीं होता है अनलेस फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा फ़ेवर में हो जाए इन द इमर्जिंग इकोनॉमी और द टारगेटेड इकोनॉमी जो होता है। तो अभी का सिचुएशन ऐसा है कि आपके पास एक तो सेलिंग है और सेलिंग के साथ विथड्रॉल है। तो ये सिचुएशन तब तक कंटिन्यूड रहेगी जब तक यील्ड कहीं जाके स्टेबलाइज़ नहीं हो, जब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जाके स्टेबलाइज़ नहीं हो। इन पे ही खास ध्यान रखना है बिकॉज़ इक्विटी का बिहेवियर इज़ इन द हैंड ऑफ डेट एंड फॉरेक्स मार्केट। जी, तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स अभी इसने जो अपना हाल में टॉप बनाया है, 115 से थोड़ा नीचे, 114-75 के आसपास। तो वहाँ तक तो अभी डॉलर इंडेक्स वापस पहुँचा भी नहीं और हमारे रुपए ने रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए। तो अगर ये डॉलर इंडेक्स वापस अपने उस पुराने रिकॉर्ड की ओर जा रहा है, मतलब पुराने हाई की ओर, 115 की ओर, उसका भी रुझान वैसा ही दिख रहा है। तो वैसे में 115 के डॉलर इंडेक्स पर या उससे ऊपर के डॉलर इंडेक्स पर फिर हमारा रुपया क्या करेगा डॉलर के मुकाबले? यही तो चिंता की बात है लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें अहेड ऑफ टाइम फैक्टर होती हैं। तो डॉलर इंडेक्स की फैक्टरिंग जो हो रही है मेरे हिसाब से ये 112, 113 की नहीं हो रही है, 115, 116 की हो रही है बिकॉज़ रियल प्रॉब्लम नाउ इज़ अराउंड 116। 120 का जो रेंज है अभी भी मतलब अभी डॉलर जो इंडेक्स। हमें डॉलर रुपए का भाव दिख रहा है, वो ये सोच करके हो रहा है कि डॉलर इंडेक्स जा रहा है वापस 115-16 पे। हाँ, करेक्ट। वो देख के ही अभी हमारी करंट फैक्टरिंग है इंडियन रूपी की। उसीलिए मैंने आपको बोला था, आपने जो पूछा था 80 टू 80 एंड हाफ, मैंने बोला था 83 तक का रेंज ओपन रखिए। ये थोड़ा मार्जिन अभी रख के चलना पड़ेगा बिकॉज़ चीज़ें बहुत ही वोलेटाइल हैं, बहुत अजीब से सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं अभी। मल्टीपल हेडविंड्स हैं, जिसको हम नंबर्स में फैक्टर नहीं कर सकते और इसलिए इसको हर 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 एनालिसिस में हमें 5-1%, 2% इस तरह का आराम से मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना। जी। तो यहाँ पे आप जो कह रहे हैं 85-86 की तरफ जाने लगा अगर रुपया, तो फिर हमारे लिए ज़्यादा चिंता हो जाएगी। अभी 82-83 तक तो एक तरह से बाज़ार ने समझ लिया है कि इतना तो हो रहा है, इतना तो रहेगा। लेकिन 85-86 में रियल प्रॉब्लम होगी, तो उस रियल प्रॉब्लम का मैनिफेस्टेशन किस रूप में दिखेगा हमें यहाँ पे? उसके लिए
आपको वॉच करना पड़ेगा यूएस 10 इयर्स 4.25 के ऊपर निकल जाए और इंडिया 10 इयर्स 7.5 के ऊपर नहीं निकल पाए, बिकॉज़ हमें जो है डिफरेंशियल, जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है वो भी रीड करना है। इंडिया 10 ईयर अभी 7.5 के पास स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन 7.5 के ऊपर में इंडिया 10 ईयर भी 8 के ऊपर चला जाएगा। अब 8 के ऊपर आपकी लाइन भी जा सकता है, तो वहाँ पे डिफरेंशियल हमारे फेवर में भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें इन आइसोलेशन रीड करना। आप देख रहे हैं ना कैसा हर जो एक दूसरे में गांठ ऐसी बंध के उलझी हुई है कि आप मुझसे एक डेटा पूछ रहे हैं, मैं 5 उसमें लेके आ रहा हूँ, बिकॉज़ अभी 50 डेटा साथ में मुझे रीड करना पड़ रहा है, ऐसी गांठ उलझी हुई है। तो एक डेटा हम पढ़ने जाएँगे, उसमें दूसरा लेके आना पड़ेगा। तो अभी हम यूएस 10 ईयर की बात कर रहे हैं, जो ये प्रॉब्लम ला सकता है, लेकिन इंडिया 10 ईयर को साथ में लाके रीड करना है। तो अभी इंडिया 10 ईयर पे मेरा ध्यान है 7.5 पे इसका क्या बिहेवियर है। फिलहाल तो लग रहा है मुझे कि 7.5 ब्रीच होगा, ये 8 प्लस जाएगा और मान के चलिए कि अगर 8 प्लस जाएगा तो हमारे करेंसी के लिए ठीक है। क्योंकि देखिए अब आपको प्रॉब्लम सिर्फ़ आरबीआई की ये नहीं है ना कि सिर्फ़ आपको इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन मैनेज करना है, वो हो गया। अच्छा, हमारे अगर यहाँ पे जैसे कि यील्ड 8 पे जा रहा है, इसका मतलब ये क्या इस बात का भी संकेत है कि हमारा आरबीआई जो है थोड़ा-सा बिहाइंड ऑफ द कर्व हो गया है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, बिकॉज़ ये फ़ोर्स मूवमेंट है ना हमारा। देखिए इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी जो हमारी है, उसके हिसाब से तो आरबीआई बिहाइंड द कर्व नहीं है। नंबर्स तो देख ही रहे हैं, अगले हफ्ते फिर आ जाएगा सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, तो वो भी समझ में आ जाएगा। जी। तो मुझे नहीं लगता हम बहुत बिहाइंड द कर्व हैं। ये ऐसा है कि हमारा गला पकड़ के अभी खींच रहे हैं। और ये आरबीआई को अलाउ करना होगा, नॉट फॉर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, फॉर करेंसी मैनेजमेंट। दोनों में बड़ा अभी अब दोनों चीज़ लेके चलना पड़ रहा है। तो अभी का यील्ड मैनेजमेंट इज़ नॉट फॉर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, तो हो गया। मैं तो बार-बार कहता हूँ कि देखिए हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, इतना फ्रेजाइल है। आप मतलब एक मास की बात ले लीजिए, तो अगर 5% 10% चीज़ें महँगी हो जाती हैं, पसीना छूट जाता है। हमारी एबिलिटी है ही नहीं उस चीज़ की। तो मैं इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा वरीड नहीं हूँ। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत आसान है, क्योंकि हम डर के दुबक के अच्छा, अंदर एक चले बार जाते हैं। समझने के लिए मान लीजिए 85-86 की तरफ रुपया चला गया डॉलर के मुकाबले, तो उस समय फिर हमारे इक्विटी में क्या हो रहा होगा? सेंसेक्स निफ्टी क्या कर रहे होंगे? अगर सिचुएशन वैसी है कि रुपए को 85-86 पे जाना पड़ा, तो उस समय मतलब इक्विटी बाजार में कैसी उठापटक होगी फिर? मिलेंगे फिर 15,000 पे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो 85-86 का लेवल बहुत डेंजरस हो जाएगा ना, बिकॉज़ हमारा एक्सटर्नल डेट जीडीपी के परसेंटेज में ठीक है, कम है, लेकिन आई थिंक 50-55% के आसपास तो रहेगा। उसके आसपास तो मुझे जहाँ तक लगता है नंबर एग्ज़ैक्टली तो नहीं पता। एट ये लीस्ट भी एक अलग डिबेट है कि मतलब अमेरिका जो है वो 125% के जीडीपी डेट टू जीडीपी पे बैठा रहता है, किसी को कोई चिंता नहीं होती है। हमारा 50% की ओर बढ़ने लगे तो चिंता हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको देखिए ना, रीड करने के लिए मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। आप 300% पे भी आप कंफर्टेबल रह सकते हैं, प्रॉब्लम वो नहीं है। देखिए, एक बिज़नेस वाला कैसे काम करता है। आपके पास ₹1000 हैं, लेकिन आप वो अंदर में दबा के रखेंगे, क्यों? बताता हूँ। आप अगर किसी से 1000, आपके पास अगर कहीं थोड़ा लगता है ना सर्टेन बिज़नेस आप कर सकते हैं जिसमें आपको आपका आईआरआर पॉज़िटिव आ सकता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप अपने ₹1000 को दबा के रखेंगे। उस पे आप सेफ रिटर्न कहीं कमा के रखेंगे, ओके? लेकिन फिर भी आप बोरो करेंगे और उस बोरोइंग से आप कमाएँगे, बिकॉज़ आपको पता है कि सामने कहीं न कहीं आपको आराम से इनकम दिख रही है। तो ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड हैं, इनका पॉकेट का डेप्थ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इनके पास रिज़र्व्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। हिडन रिज़र्व्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये हाई लेवल ऑफ डेट भी क्रिएट के रखते हैं ना, करके रखते हैं, तो इनको प्रॉब्लम इनकी टेम्पररी होती है, क्योंकि वो मैनेज कर सकते हैं वहाँ पे। हमारे जैसे इकोनॉमी जो है, जिनके पास रिज़र्व लेवल बहुत हाई नहीं है, ये ट्रिलियन और बिलियन के रिज़र्व में बहुत फ़र्क होता है ना। तो हमारे रिज़र्व का लेवल वो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डेट को बर्दाश्त कर सकते हैं, हम वल्नरेबल हो जाएँगे। वो जो वल्नरेबिलिटी होती अच्छा, है, ये इसका बहुत रिजर्व बड़ा की जो आपने बात कही, उस पे भी थोड़ा-सा ये पॉलिटिकली सेंसिटिव होता जा रहा है, क्योंकि अ, वैसे आप पॉलिटिक्स की बात ज़्यादा करेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा दर्शकों को भी वो चीज़ समझ में आए कि मतलब पॉलिटिकल लेवल पे जो बातें हो रही हैं, उसका असल में इकोनॉमिक लेवल पे असल मायने क्या है, उसको समझने के लिए कि आपने पहले भी ज़िक्र किया था कि आरबीआई को थोड़ा तो एम्यूनेशन खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो अपने सारे एम्यूनेशन खर्च नहीं करेगा। मतलब जिस समय एकदम से
दुश्मन की सेना आ रही है उस समय आप एक सारा गोला बारूद नहीं झोंक देंगे, बचा के रखेंगे, थोड़ा-सा फायर करेंगे लेकिन सिर्फ़ इतना ही कि मतलब थोड़ी-सी दीवारें आप बचा सकें। तो इसको ज़रा समझाइए कि मतलब अभी जो आरबीआई ने अपना जो भी मार्केट ऑपरेशंस किया है और उसके चलते हमें भारत के फॉरेन करेंसी रिज़र्व में कमी आती हुई दिखी है, जिसको पॉलिटिकली मुद्दा बनाया भी जा रहा है। तो आरबीआई ने कम किया, ज़्यादा किया, क्या करना चाहिए था? नहीं, तो सवाल ये पूछने का है कि हम करें क्या भैया? मतलब आप यही चाहते हो कि पीछे हाथ मोड़ दो, दोनों को रस्सी में बाँध दो, उसके बाद तालाब में डाल दो, बोलो शुमिश-कुमार तैरो। अगर रुपया डेप्रिशिएट करता है, तो तुम बोलोगे रिज़र्व रख के $600 बिलियन का क्या कर रहे हो? अगर मैं रिज़र्व यूज़ करता हूँ, वो भी टैक्टिकली यूज़ करता हूँ, अगर धुआँधार यूज़ करेंगे खत्म हो जाएगा। ये ग्लोबल हेडविंड है। यहाँ पे आप रुपये को डिफेंड करने जाएँगे और बच के आ जाएँगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि उन सब के साथ हमें निपटना है। हम अगर डॉलर रिज़र्व यूज़ नहीं करें, तो बोलोगे तुमने रुपया डेप्रिशिएट होने दिया। रुपए बार-बार जाके हम समाएँगे, बोलोगे तुम्हारा रिज़र्व खत्म कर दिया, अब 9 महीने का इम्पोर्ट भी नहीं कर सकते, तो हम करेंगे। देखिए, जब भी कभी हेडविंड आना होता है ना, आपको चुनना पड़ता है। कोरोना भी जब आया था ना, तो हमें चुनना पड़ा था कि हम बिज़नेस को कंटिन्यू करें या बिज़नेस को डिसकंटिन्यू करें। तो आपको डिसीज़न लेना होता है अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल आप कैसे देखते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे भी आरबीआई को डिसीज़न लेना पड़ रहा है कि बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे लिए? बेस्ट ऑप्शन यही है और हमारे ब्रीड में है, इंडिया के ब्रीड में है कि हम डिफेंस में जाते हैं। आरबीआई का रोल अटैकिंग नहीं है, आरबीआई का रोल डिफेंसिव है, आप देखिएगा कैलिब्रेटेड अप्रोच लेता है। वो पहले होने देता है जितनी चीज़ों को होना है, एक्सेस निकल जाए। आप जाके अगर अगर कोई भी ट्रेन आ रही है 200 के स्पीड पे ना, आप वहाँ पे जाके टकराएँगे तो उड़ जाएँगे। पहले आपका चक्कर ये है कि 200 का स्पीड 20 हो, उसके बाद जाके आप उसको हिट कीजिए तो आपका इम्पैक्ट भी, आपका रिसोर्स भी यूज़ होगा, उसका फ़ायदा भी होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रुपी को ऐसे-ऐसे लेवल पे जाके इंटरवीन करना होगा आरबीआई को, जहाँ पे रुपी की जो डेप्रिसिएशन का जो वेलोसिटी है वो कम होती हुई दिखे। अगर अभी के अभी बिकवाली शुरू कर दी है सबने, ग्लोबल करेंसी ही डेप्रिशिएट हो रही है अगेंस्ट डॉलर, आप जाके बोलेंगे नहीं, मैं नहीं होने दूँगा। आपके पास चाइना जैसा रिज़र्व नहीं है कि आप एक बार डॉलर डंप शुरू कर सकते हैं, खत्म हो जाएगा। हमारे पास 6 महीने का इम्पोर्ट का भी पैसा नहीं रहेगा। फिर वो चंद्रशेखर वाला सिचुएशन में हम चले जाएँगे। इसलिए धीरे-धीरे ही चलना पड़ेगा। डॉलर अगर 20% एप्रिशिएट करता है अगेंस्ट ग्लोबल करेंसी, हमको इंश्योर करना है कि 10% हमारे अगेंस्ट करे बस। 20 नहीं जाना है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते।